हेलो फ्रेंड्स। हाँ, आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल के सेकंड पार्ट के साथ तैयार हैं। क्लास 9 जो हमारी सीरीज चल रही है उसके ना, तो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था ना। देखो उसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन्स थ्योरी ये सब कर चुके हैं ना। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं कि ये एम्यू म्यू यार, ये बैलेंसी, हाँ, केमिकल फॉर्मूले ये सब कैसे बनते हैं यार, है ना। कि सब तो बना तो देते हैं कि H2O लिख दिया, भैया हमें कैसे पता चलेगा H2O कैसे आया, यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं, कुछ समझ ही नहीं आता। आज इन सब पे डिस्कस करेंगे। हाँ, और ये सब ये देखने के बाद ना इस वीडियो कोई भी डाउट नहीं रहना आपके मन में इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये AMU क्या होता है। AMU, ठीक है। देखो इसकी जो इसकी फुल फॉर्म है वो है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो ये है क्या रियल में? देखो एक बात बताओ आप, जैसे कि आपकी हाइट मान लो है कि 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। बट मैं आपसे पूछूं आप इसको में बताओ, मिलीमीटर में, तो आप कितना बोलोगे? देखो 1650 मीटर, वो सॉरी बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, आप मान लो चीनी लेने जा रहे हो दुकान पे, आपको चाहिए 1 केजी चीनी, ठीक है, 1 केजी चीनी, 1 किलो चीनी चाहिए आपको। बट उस टाइम पे केजी है ही नहीं मान लो, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे कितना चाहिए? मुझे 10,000 मिलीग्राम चीनी दे दो। हाँ, ऐसे बोलोगे क्या? या 1,000 ग्राम चीनी दे दो, ऐसे बोलने में कितना ऑड लगता है। मान लो आप सोना खरीदने जा रहे हो, अब वहां पे बोल रहे हो 1 किलो सोना दे दो, बहुत ऑड लगता है कि नहीं लगता? तो इसलिए आप एटम एंड मॉलिक्यूल में बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, कितने छोटी चीजें हैं ना। तो इनको मेजर करने के लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट बनाई गई, और कुछ नहीं है यार, स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, कि जिसमें हम इनका मास मेजर कर सके। हाँ, तो देखो जैसे कि हाँ, कि क्या होता है आपका, आप लोग जानते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता? सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, उल्टा लिख दिया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, ये होता है। कैसे आया देखो यार, कुछ नहीं है यार, ये सब तो बच्चों वाली चीजें हैं। हाँ देखो, आपका क्या है, 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर का निकालोगे तो क्या आएगा? ये 100 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/100 मीटर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1/100 मीटर। अब 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻² लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया? ये नीचे है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा? पावर माइनस। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया? 10⁻⁻² मीटर, यही लिखा है ना। तो क्या सेंटीमीटर और मीटर में कोई रिलेशन होता है? होता है ना। इसी तरीके से जब हमने एटम्स का मास मेजर किया तो जो उसका वजन आया ना, वो केजी में नहीं लिया हमने उसके लिए एक बहुत छोटी यूनिट डिफाइन करी। उस यूनिट को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि आपका ये सेंटीमीटर है, मीटर होता है, केजी होता है, न्यूटन होता है, ये सारी यूनिट है ना। हाँ, इसी तरीके से आपका AMU भी एक यूनिट है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है यार, जब AMU है तो ये भी तो पता होना चाहिए एक AMU में कितना केजी होता है। जैसे मैंने बोला सेंटीमीटर मीटर दोनों डिस्टेंस की यूनिट हैं, तो सेंटीमीटर मीटर में रिलेशन भी तो होता है ना। तो आपका डिफाइन किया गया है 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब अगर आप एक AMU मास मेजर कर रहे हो तो उसमें इतना केजी होगा, ठीक है। या तो आप दुकान पे जाके बोलो कि भैया मुझे 1 AMU एटम चाहिए, या तो ये बोल दो, या आप ये बोल दो भैया मुझे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एटम चाहिए, इतने किलो एटम चाहिए, है ना। तो दोनों का मतलब एक है, बट यही है एटम्स का मास नापने के लिए हमारे पास कोई यूनिट थी ही नहीं छोटी उस टाइम पे, तो हम लोगों ने एक नई यूनिट बना ली, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। इसे डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, डिनोट करते हैं यू से, AMU भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया ना AMU क्या होता है?
बट फिर इसको एएमयू को डिफाइन किया गया कि ये एएमयू रियल में क्या होता है, कि जैसे इसकी यूनिट आई कहां से, है ना। इसके बेसिस पे हमने सबका मास बता दिया था। पता है कैसे? देखो, हाइड्रोजन का मास आया था 1, हमने बोला था लास्ट लेक्चर में, एनसीईआरटी का पेज देख लेना। कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40, आर्गन का 40। ठीक है, देखो ये सब हैं। इनके अलावा अगर आपसे एग्जाम में कोई भी मास पूछा जाता है ना, तो उसकी वैल्यू पता है आपको गिवन होगी। हाँ, उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। और ये सारे आपके एटॉमिक मास यूनिट होते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, सब में लिख लेना, लिख सकते हो आप ना, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। अब ये सारे मास जो हैं आपके आए कहां से हैं, है ना। चलो इस पे बात करते हैं ना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट मास लिख दिया यार, लेकिन मास आया कहां से है। देखो क्या होता है इसमें, जैसे कि आपने एक कार्बन लिया, हाँ, तो एक कार्बन के हमने क्या किए 12 टुकड़े करे। हाँ, एक कार्बन के 12 टुकड़े करे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना 12 टुकड़े। ठीक है, मान लो, ठीक है, ये हमने 12 टुकड़े किए, कोई भी एक टुकड़ा फिर हमने निकाल लिया यहाँ से, जैसे तरबूज होता है ना, कोई भी एक पीस निकाल लेते हैं, तो वहीं से यहाँ पे अगर एक पीस निकाल लिया जाए तो आपका कैसा बनेगा कुछ शेप, इस तरीके का शेप बन जाएगा, है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं, ये कार्बन का 1/12 पार्ट है, 1/12 पार्ट है कि नहीं है? आपसे खुद कोई पूछे, आपको जैसे एक सेब है, उसमें से आपको किसी ने आधा सेब दिया है, तो आप क्या लिखोगे, ये 1 एप्पल का हाफ पार्ट है, 1/2 लिखोगे ना, क्योंकि आपको आधा मिला है। बट इस बार तो मैं 1/12 निकाला है, क्योंकि 12 टुकड़े हैं, उनमें से एक टुकड़ा निकाला है हमने, तो क्या होगा, आपको 1/12 पार्ट मिला कार्बन का, है ना। फिर इस टुकड़े के साथ देखो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। देखो क्या किया था पता है, इसको हमने एक तराजू लिया, ठीक है, आपके पास मतलब एक तराजू है, जैसे एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया भैया ये वाला टुकड़ा उठा के, जो अपना ये था ना, ये वाला 1/12 पार्ट वाला, इसको हमने इस तराजू में रख दिया। फिर यहाँ पे हमने रखा एक हाइड्रोजन, पूरा एटम रख दिया हाइड्रोजन का, है ना। तो देखा यार ये तो बैलेंस हो गया, है ना, ये बैलेंस हो गया था। ठीक है, एक काम करो तराजू ही बना लें, हाँ, इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है यार, तराजू तो बहुत अच्छा बन गया। ठीक है, समझदार तो वही, हाँ समझ तो जाओगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, आपने क्या किया, यहाँ पे ये वाला टुकड़ा डाल दिया, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे डाल दिया आपने। अब डालने के बाद जाहिर सी बात है यार, ये वाला पल्ला भारी हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे झुक जाएगा, ये वाला ऊपर उठ जाएगा। फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन का एक एटम लिया, उसको यहाँ पे डाल दिया। यार ये दोनों तो बराबर हो गए, एकदम बराबर हो गए थे ये। तो हमने देखा कि कार्बन का जो 1/12 पार्ट है ना, वो हाइड्रोजन के एक के बराबर है। हाँ, तो हमने ये कार्बन के 1/12 पार्ट को एक स्केल मान लिया कि भैया देखो हाइड्रोजन का 1 है, क्योंकि वो एक कार्बन के 12 एटम के बराबर है। ठीक है, हाँ, 1/12 ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। फिर बात आती है कार्बन की। भैया आप खुद सोचो, यहाँ पे कार्बन का एक टुकड़ा डाला हमने, यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूल डाल दिया पूरा। अब ये किसका मॉलिक्यूल है, कार्बन का। ठीक है, यहाँ कार्बन का 1/12 हिस्सा डाल रहे हैं। हाँ, अब ये तो यही बोले भैया हमसे तेज चलोगे, क्योंकि ये तो खुद कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन का आपका एक मॉलिक्यूल है। तो ये पूरा कार्बन कब बनेगा, जब इसके 12 के 12 टुकड़े इसमें डाल दो, 12 टुकड़े आप पूरे इसमें डाल दोगे, तो ये पूरा एक कार्बन का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये तो 1/12 पार्ट है। तो एक एक करके सारे 12 के 12 हिस्से डाल दो। हाँ, हुआ क्या, जैसे देखो हमने यहाँ पे डाला जब एक कार्बन पूरा का पूरा, तो ये पल्ला बिल्कुल नीचे झुक गया। पल्ला क्या हो गया, ये पूरा नीचे झुक गया। फिर हमने एक डाला, थोड़ा सा उठा, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, इसी तरीके से जब बढ़ाते चले गए तो ये धीरे धीरे बराबर आने लग गया, है ना, क्योंकि इधर ज्यादा वजन है ना, इधर कम है, तो ये धीरे धीरे बराबर आने लग गया। अब जब बराबर आ जाएगा ये, तो ये कितने पे बराबर आएगा पता है, जब हमने 12 टुकड़े रख दिए ना, तो ये बराबर हो गया। तो इसलिए हमने कार्बन का मास 12 बोल दिया। सेम चीज नाइट्रोजन के साथ हुई। इस बार हमने नाइट्रोजन को यहां रखा, तो कार्बन के हमने यहाँ पे 14 टुकड़े रखे, 14 टुकड़े रखे। जैसे 14 टुकड़े रखे ना, ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो नाइट्रोजन का मास हमने 14 रख दिया। इसी तरीके से हमने इन सबका मास निकाला। क्लोरीन के केस में देखो 35.5 है ना, 35.5।
अब ये 35.5 का क्या लॉजिक है, देखो जब हमने 35 टुकड़े रखे ना, ये एक एक हिस्से वाले 1/12 वाले 35 टुकड़े रखे 35, तो ये बराबर नहीं हुआ, बट जब 36 रखे तो ये नीचे झुक गया। तो हमने जैसे दुकानदार करता है ना, हाँ एक में कुछ नहीं हो रहा तो आधा काट के रख देते हैं, वही हमने यहाँ किया, हमने आधा रखा तो ये बराबर हो गया, तो इसलिए इसका मास कितना आ गया आपका 35.5। इसी तरीके से हमने सबका मास कैलकुलेट कर लिया ना। रीजन समझ आई गया होगा कि क्या है इन सारे मास के पीछे का लॉजिक, है ना। तो अब बात होती है कि हम 1 AMU को डिफाइन कैसे करें। अब खुद सोचो, देखो यहां पे अब सोचने वाली बात है ना। अब देखो कि अगर मुझे 1 AMU डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, देखो क्या मैं बोल सकता हूं 1 AMU जो है, एक AMU का जो स्केल था, मतलब एक टुकड़ा जो था वो 1/12 ऑफ मास के बराबर था। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम था कि नहीं था। हाँ मान लो कार्बन एटम का ये पूरा मास है, कुछ है x है। हाँ अब 12वें हिस्से का मास कितना होगा, x/12 होगा कि नहीं होगा। हाँ चलो एक काम करो, हाँ एक इसका छोटा सा एग्जांपल ले लो, है ना, कि सबको समझ में नहीं आएगा ना। जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूं इसका मास x है, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब एक जैसे पूरे का मास x kg है, ठीक है, 2 टुकड़े कर दिए, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा। जाहिर सी बात है, ये आधा हो गया तो x/2 होगा, ये आधा हो गया तो इसका भी x/2 होगा। 2 टुकड़े करे तो 2 आया डिवाइड में, 12 टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा डिवाइड में, 12 ना, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया ये 1/12 क्यों आया। ठीक है, 1/सॉरी ये नहीं होगा 1/12 क्योंकि क्लास थोड़ी है। हाँ तो 1/12 मास ऑफ 1/12 किसका मास है, ये एक कार्बन के एटम का, 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम। यहां से हम 1 AMU को डिफाइन करते हैं। पता है मोस्टली बच्चे इसे रटते हैं, रटना मत आप लोग, समझना, एक एक वर्ड को फील करो कि 1 AMU क्या है। 1/12 क्यों लिया, क्योंकि कार्बन का हम मास का एक टुकड़ा ले रहे थे, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। क्लियर ना, पता चल गया AMU क्या होता है आपका, है ना, कि सिंपल सा है, एक कार्बन के 12 टुकड़े कर लो, एक टुकड़े को निकाल लो, फिर तराजू से तोल दो उसे, सिंपल, है ना। तो क्लियर हो गया ना ये सब। तो अब इनकी बात करते हैं कि अगला टॉपिक जो है वो है आपका बैलेंसी, कि किसी भी चीज की बैलेंसी का क्या मतलब होता है, बैलेंसी को डिफाइन करना है। पता है बैलेंसी आपको ढंग से जब समझ में आएगा जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे। एक्चुअली फिर भी मैं हिंट के लिए समझा देता हूं। ऑक्सीजन आपका जैसे है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, आप 9th में हो, आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए सबके, 20 तक एलिमेंट याद कर लो आप। ठीक है, बुक में एनसीईआरटी मिल जाएंगे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, आप 20 तक याद कर लो। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो इसको उस जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, क्या ये स्टेबल है, स्टेबल का मतलब अपनी जिंदगी में खुश, हाँ ना, हमें किसी से मतलब, ना तुम्हें हमसे मतलब, ना हमें तुमसे मतलब। ठीक है, ये होता है आपका ऑक्सीजन, मतलब स्टेबल। अब 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, बट इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या किसी से रिएक्शन करने के लिए भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। आप टाइप करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय अल्ट्रा क्लासेस, वहां पे आप सर्च करोगे, इसका फुल डिटेल रीजन दिया है वहां पे। ठीक है, हाँ कि क्लास 11 का पार्ट में पढ़ाया है, बट पहला पार्ट आपके लिए ही है, वो बेसिक लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो ऑक्सीजन 8, क्लियर ना, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मतलब बैलेंसी को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द number of electron, it is defined as the number of electron required to react, जितने इलेक्ट्रॉन हमें रिएक्ट करने के लिए चाहिए, या आप बोल दो कि मतलब रिक्वायर्ड, और मतलब और गेन और लूज, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन का तो लेके हमने समझाया है ना आपको, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब दे देते हैं किसी को, हाँ। तो लूज और गेन और लूज टू बिकम स्टेबल होने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बैलेंसी। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, बैलेंसी। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो नेगेटिविटी में जाएगा, तो उस पर -2 का चार्ज आता है ना। ठीक है,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को भी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, लूज करेगा तो उस पे आएगा प्लस साइन। बट कोई इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है मतलब किसी से उधार ले रहा है तो उस पे आएगा नेगेटिव साइन। जैसे कि एक एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों का। इसका सोडियम ले लो, सोडियम स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैसे पता है, फिर वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसका लॉजिक मिलेगा आपको, ठीक है। तो +1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है अगर आपसे, तो मान लो ऑक्सीजन का ही ले लो, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी -2, सोडियम की +1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको बैलेंसी याद है तो आप सिंपल ये कर सकते हो ना। तो चलो इस पे आएंगे धीरे से, बट उससे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं कि कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है ना, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें बैलेंसी तो पता होनी चाहिए बट सबकी आपको है ना उस टाइम पे। चलो बात करते हैं, क्लियर हो गया ना। हाँ देखो, जैसे कि आपका H2O है, अब ये कैसे बना, H2O कैसे बना आपका, देखो H2O, आप सिंपली क्या करो, जो जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं ना उनको अलग अलग लिख लो आप। क्या कौन से यूज हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, यहाँ साइन से हमें कोई भी मतलब नहीं है बट इतना याद रखना, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, है ना, क्योंकि प्लस प्लस कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करते। हाँ आप खुद सोच लो, एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे प्लस प्लस मतलब सेम साइन हो गया। हाँ जैसे आप बोल दो कि ये एक लड़का है, हाँ, और बॉय को हम प्लस साइन से कंसीडर कर रहे हैं, या कोई गर्ल है इसको हम माइनस से कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या लड़के लड़के की शादी होती है, नहीं ना। तो बॉय बॉय का नहीं हो सकता, गर्ल गर्ल की नहीं हो सकता, तो बॉय और गर्ल का होता है ना रिएक्शन। तो इसी वजह से आपका मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब प्लस माइनस रिएक्ट करते हैं, कभी प्लस प्लस रिएक्ट नहीं कर सकते, कभी भी माइनस माइनस रिएक्ट नहीं कर सकते, क्लियर ना। उसके बाद देखो क्या करना है, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का 2 होता है, भैया सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। ये यहाँ हाइड्रोजन पे कितना पहुंच गया 2, ऑक्सीजन पे 1, सिंपल फॉर्मूला बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 ले लो चलो आप। हाँ CO2, कार्बन की वैलेंसी आपकी पता कितनी होती है 4, भैया ये तो ज्यादा आ गई। ऑक्सीजन की 2 होती है। अब यहां पे आपको पता क्या करना है, कटिंग कर सकते हो आप इनकी, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे और इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा CO, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, 1 को तो लिखने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, नहीं तो C1O2 आएगा। अब 1 को हम लोग लिखते नहीं है इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका CO2, क्लियर है ना। चलो बात कर लेते हैं सोडियम ऑक्साइड की। हाँ सोडियम ऑक्साइड देखो कितना सिंपल है, सीधी सी बात है, बस वो आपको बैलेंस ही पता होनी चाहिए। Na2O इसका होता है फॉर्मूला, देखो आप कैसे निकालें, Na1 ऑक्सीजन 2, फिर से कर दो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका Na2O। अब चलो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग खुद ट्राई करो। Mg मतलब सॉरी गलत बोल दिया, हाँ आंसर ही बता दिया पहले, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका आप लोग खुद बनाओ। मैग्नीशियम की वैलेंसी जो होती है 2 होती है और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है। अब बनाओ, 5 सेकंड्स है आपके पास, 5 4 3 2 1। चलो हम बनाते हैं ना, या बना लिया करो, वीडियो पॉज करके स्किप कर दो बार बार। हाँ चलो देखो, मैग्नीशियम का क्या होता है 2, ऑक्सीजन का 2। हाँ यार इनकी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट उससे पहले में दिख रहा है कि दोनों तो कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों में तो 1 1 बच गया, तो क्या होगा, सीधी सी बात है भैया, सिर्फ MgO बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर ना। चलो एक और एग्जांपल ले लो, है ना, कि हाँ इसको क्लियर करके ही छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए। हाँ तो बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आप लोग खुद ट्राई करो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन की होती है +2, सॉरी -2, है ना। इसका बनाओ फॉर्मूला जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, चलो बनाते हैं। देखो एल्यूमिनियम 3, ऑक्सीजन -2, लेकिन साइन तो कंसीडर करना ही नहीं है, यहाँ पे बोला था, तो आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये एल्यूमिनियम पे क्या चिपक जाएगा 2 और ऑक्सीजन पे 3, Al2O3 बन गया आपका, है ना। देखो कितना सिंपल है कि नहीं है।
अब यहीं से आप कोई भी फॉर्मूला, अपना केमिकल फॉर्मूले जो छोटे छोटे हैं उनको आप बना सकते हो, है ना। बट ये सिर्फ 2 एलिमेंट वाले पे वैलिड है। हाँ, आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये सब किस पे वैलिड है, तब आप इनकी जब बैलेंस ही पढ़ोगे। एक्चुअली बताएं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, जैसे कि H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4। हाँ, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, H की 1 होती है, बट हम SO4 को यहाँ पूरे को लेते हैं, इसकी होती है 2, तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा H2SO4। तो इनकी वैलेंसी आपको कुछ कुछ की पता होनी ही चाहिए, अब तभी आप बना सकते हो, अदरवाइज तो नहीं बना पाओगे ना। और बैलेंसी के लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम आना चाहिए, है ना। तो वो सब चीजें हैं। आप यहाँ से मेरे ख्याल से कोई भी फॉर्मूला बनाना सीख गए हो, है ना। यहाँ पे चलो एक और एग्जांपल ले लो, NaOH, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, NaOH। इसमें क्या होता है, Na को हम अलग लेते हैं 1, OH को पूरा एक साथ लेते हैं, इसकी वैलेंसी भी आपकी 1 होती है, बट इसकी +1 होती है, इसकी -1 होती है ना। अभी बोला था प्लस माइनस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इनका क्या करो, साइन तो कंसीडर करना नहीं, बट पता होना चाहिए हमें, है ना, नॉलेज के लिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, Na, यहाँ पे तो 1 है, चिपकाना ही नहीं है, OH का 1 तो OH, NaOH, है ना। अब तो इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए। हाँ, अब आप अपनी NCERT के ट्राई करो, हो ही जाएंगे सारे, है ना। तो अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, क्लियर हो ही गया होगा ना ढंग से। तो चलो अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर मास, की मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए, मॉलिक्यूलर मास। उससे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास होता क्या यार, है ना, मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। देखो यहां से क्या पता चल रहा है, मॉलिक्यूल मास मतलब मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज लिख देते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, अभी बताया था ना प्रूफ करके, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40, आर्गन का भी 40। हाँ, इनका यूज करके अब हम लोग वो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। हाँ, सल्फर का होता है 32, ठीक है। तो यहां पे पहले सिंपल कंपाउंड ले लेते हैं, H2O का ले लो। देखो पहला एग्जांपल ढंग से समझ लो, सारे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन का चिपकाव कितना होता है 1 इंटू, हाइड्रोजन है कितने यहाँ पे 2 ना, तो 1 इंटू 2। फिर ऑक्सीजन आ गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, बस सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 यू। क्लियर है ना, आ गया ना समझ में। चलो एक और एग्जांपल ले लो, CO2 का कैलकुलेट करते हैं। पहले आ गया कार्बन, कार्बन का कितना होता है भैया 12 होता है, कार्बन है कितने, एक ही कार्बन है, इंटू 1 कर दो, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, है कितने ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे आपका कितना बन गया 12 प्लस 16 2 जा 32, तो 32 और 2 34 और 44 14 यू। समझ में आया, कितना आसान है ना। चलो एक फॉर्मूला और ले लेते हैं हम, कि समझ में आ गया ना ढंग से, ठीक है। अब अगला एक और ले लेते हैं, CH4। चलो आप लोग खुद निकालो, हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। CH4 दे दिया, C2H6 दे दिया, ठीक है, C6H12O6 दे दिया। हाँ, आप और कोई फॉर्मूला ले लो, NaOH ले लो, NaOH हो गया, ठीक है। चलो इतने का मास कैलकुलेट करते हैं पहले ना। तो आप लोग पहले खुद ट्राई करो, इनको सबको खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करके यार ट्राई भी कर लिया करो यार, है ना। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। कॉपी पेन लेके बैठा करो जब भी पढ़ने बैठो, सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता ना यार। देखो CH4 की बात कर लेते हैं, कार्बन का कितना होता है मास 12 है कितने कार्बन 1, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है, कार्बन का तो कोटा पूरा हो गया ना यहाँ से, फिर प्लस लगाना है। हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 4 कितना आ गया 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। C2H6 के लिए आ जाओ, कार्बन का कितना होता है मास 12, है कितने कार्बन 2 कार्बन है, तो 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, है कितने हाइड्रोजन 6, कर दो सिंपल, 12 2 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। C6H12O6 में आ जाओ, है ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, कार्बन का कितना है 12, तो 12 इंटू है कितने कार्बन 6 कार्बन है ना, तो इंटू 6, जितने कार्बन होंगे आप खुद सोचो यार। एक बात बताओ, जैसे कि एक इंसान का मास अगर 10 किलो है और सारे मास एक ही जैसे हैं, ठीक है, तो 2 इंसान का कितना होगा 20 किलो, 3 का कितना होगा 30 किलो 30 केजी,
होगा कि नहीं होगा? मतलब हम कर क्या रहे हैं, 20 को क्या ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2, एक का पता है जितने का निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 30 है, मुझे 3 का निकालने के क्या करना पड़ा एग्जैक्टली, 30 आया कैसे, 10 इंटू 3 ना, एक का पता है जितने का निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो समझ में आ गया ना। चलो एक बार इसको साफ साफ कर लेते ना। देखो यूनिटरी मेथड है ना, कोई सबको नहीं आया यार, है ना, दूसरों को भी समझना चाहिए। तो देखो मान लो एक इंसान का वजन है जो, हाँ, 1 मैन का वो है 10 kg। हाँ बोलो इतना तो कम पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो मैं पूछूं 2 आदमी होगा कितना होगा, सारे इक्वल वेट के इंसान है, तो 2 इंटू 10 मतलब 20, 3 का 3 इंटू 10 30, मतलब जितने का निकालना है, अगर एक का पता है आपको जितने का निकालना है, क्या उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से निकालना है तो 2 से कर दिया, 3 का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो यहीं पे भी यार सेम लॉजिक है कि यहाँ पे देखो एक कार्बन का कितना होता है 12 होता है, 6 है तो 6 से इंटू कर दिया, 2 का निकालना 2 से इंटू, 3 का निकालना 3 से इंटू, 4 का निकालना 4 से इंटू, 6 का निकालना तो 6 से इंटू, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, हाँ ऑक्सीजन है कितने 6, इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा 12 6 72, 12 96, है ना। तो यहां पे इनको ऐड कर लो, 2 2 4 6 4 10 ऐसे लिख, 9 1 10 17 1 18, 180U, 180U, देखा कितना आसान है ना। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं पे 180U। हाँ समझ तो गई कि कैसे निकालना है ना। तो अब बात करते हैं NaOH का। यार खुद एक तो ट्राई कर लिया करो, सोडियम का कितना होता है, हाँ सोडियम का कितना होता है यार, सोडियम का तो मास ही नहीं दिया हमें, है ना, मास ही नहीं दिया, अब क्या करें। हाँ एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा जिसमें आपको सबका मास गिवन होगा, ठीक है, तो आप इसका छोड़ दो अभी, ठीक है। तो इसकी जगह भैया कोई और अच्छा सा क्वेश्चन तो करा दो। चलो ये लो यार H2SO4 कर लो। हाँ H2SO4 का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, एक का कितना मास होता है 1 होता है, ठीक है। तो आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। सल्फर का कितना होता है 32, है कितने एक ही है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है कितने 4, है ना। तो 2 प्लस 32 प्लस 64, यहाँ पे देखो 34 प्लस 64, आंसर कितना आएगा 448 और 6 3 9 98U। समझ में आ गया। क्या आप किसी का भी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, है ना। देख कितना इजी है यार, आप लोग कुछ किसी का भी निकाल सकते हो ना। चलो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हाँ उसका आपको मास निकाल के कमेंट करना है। हाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का निकालो भैया, आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का निकालो निकालो। हाँ देखो यार देखो ऑक्सीजन कितना होता है, हाँ मास होता है 16, है कितने 2, तो डायरेक्ट बोल दो 32, है ना। तो चलो अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए ना, उसको आपको करके लाना है और उसका आंसर कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो इसका ले लो आप कि कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, C4H10 ले लो, C4H10, C5H12, इनका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्लियर ना, C4H10 का C5H12, ठीक है। एटलीस्ट कमेंट ना करो तो आप देख तो लेना ही, हाँ सॉल्व कर लेना एक बार कॉपी में उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट बच गया थोड़ा सा, मोलर मास, बस हाँ छोटा सा। तो मोलर मास आपका क्या होता है पता है, मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, आई रिपीट, मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें उसे हम कहते हैं मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल यार, है ना, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, देखो 12 × 12 प्लस 4 कितना आया था 16 ना, 16U। इसी को अगर 16 ग्राम लिख दिया जाए, 16 ग्राम, इसी को अगर 16 ग्राम लिख दिया जाए तो यही होता है आपका मोलर मास। ये क्या होता है आपका मोलर मास। मतलब व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, जब मॉलिक्यूलर मास को ही हम ग्राम में लिखने लग जाएं तो वो होता है हमारा क्या, मोलर मास। क्लियर ना, ठीक है। जैसे आपका अभी हमने वाटर का निकाला था, वाटर का आया था आपका 18 आया था, तो 18U था। अब आपसे पूछा जाएगा कि वाटर का मोलर मास कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया 18 ग्राम है। तो एग्जाम में ध्यान रखना, आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है या मोलर मास पूछा गया है। मॉलिक्यूलर मास हमेशा एटॉमिक मास यूनिट U में रिप्रेजेंट करते हैं
और मोलर मास हमेशा ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये आया कैसे, इनका लॉजिक आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। अभी ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ठीक है, ऐसा समझ लो कि हमने ऐसे फैशन के लिए नहीं लगा दिया, इनका भी लॉजिक है कि ये कैसे आया है, इन हर चीज का लॉजिक है इनका, ठीक है। बट आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको अभी नहीं पढ़ना। आई थिंक क्लियर तो हो ही गया होगा सारे ना। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर डिफाइन करना चाहिए एक बार की क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज अ टोटल मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, इन एएमयू में जो आपका टोटल मास होता है किसी मॉलिक्यूल का, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो क्लियर हो ही गया होगा ना। तो इसका एटम एंड मॉलिक्यूल का सेकंड पार्ट खत्म होता है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे थर्ड कंसेप्ट, है ना, थर्ड पार्ट में जिसमें मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। पता है मोल कंसेप्ट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मोल कंसेप्ट आखिर होता क्या है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं लास्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए इन सब की आप प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, है ना। नोट्स बना लिया करो यार, जब भी यहाँ पे पढ़ाया जाए करे उसे नोट्स में कन्वर्ट कर लिया करो। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय।